प्रिय विद्यार्थी, जैसा कि हम लोग इसके पहले इस मित्रता चैप्टर का कुछ पार्ट देख चुके हैं, इसकी कुछ व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग इसके आगे की व्याख्या को देखते हैं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा इसकी व्याख्या, यहाँ से आज आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक कह रहा है, निबंधकार आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। यानी मित्र का कर्तव्य कैसा बताया गया है वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। बताया जा रहा है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, यानी जो भी उच्च और महान कार्य हों उसमें वह सहायता दे, मन बढ़ाना, मन भी बढ़ाए, और साहस दिलाना और साहस भी दिलाए कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यानी वह साहस दिलाए कि तुम अपने सामर्थ्य से भी आगे निकलकर काम को कर सकते हो। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा और यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। जिसके अंदर दृढ़ चित्त हो, यानी संकल्पित मन वाला हो, हृदय वाला हो, उसी से पूरा होगा। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। और लेखक कह रहा है कि हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आपको साहस दिलाए, आपको दृढ़ संकल्पित बनाए, जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो, और जिनसे हमसे अधिक आत्मबल, यानी ऐसे मित्र खोजने चाहिए जिनसे हमसे भी अधिक आत्मबल हो, जो हमारी सहायता कर सके। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। लेखक कह रहा है कि हमें उसी तरह से उनका पल्ला पकड़ना चाहिए जिस तरह से सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, यानी मित्र ऐसे हों जो प्रतिष्ठित हों और शुद्ध हृदय वाले हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, मृदुल हों और पुरुषार्थी भी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें, जिनसे हम अपने आप को उनके भरोसे पर छोड़ सकें, शिष्ट हों, सत्यनिष्ठ हों, और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा, और हम यह भी विश्वास कर सके कि उनसे हमें किसी भी प्रकार का धोखा आगे चलकर नहीं होगा। तो हमें ऐसे मित्रों का चुनाव करना चाहिए जो शुद्ध हों, प्रतिष्ठित हों, जिनसे हमें आत्मबल मिले, जिनसे हमें शक्ति कुछ मिले, जो हमें उत्साहित करें। तो फिर आगे निबंधकार कह रहा है कि जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। यानी वही जान पहचान वाले जो आपके हैं वो भी ठीक है, यानी ऐसे भी होने चाहिए। जान पहचान वालों के संबंध में भी यही बात होनी चाहिए। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों। लेखक कह रहा है कि जो हमारे जान पहचान के लोग हैं वह ऐसे होने चाहिए जिनसे हम कुछ न कुछ लाभ उठा सके, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यानी जो हमारे इस जीवन को उत्तम बना सकें और आनंदमय बना सके, सहायता दे सकें। हमें ऐसे मित्रों का साथ या संबंध रखने चाहिए, यद्यपि उतना नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। फिर लेखक कह रहा है कि उतने नहीं कि जितना वह गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, मनुष्य का जीवन जो है वो क्या है, बहुत ही थोड़ा है। उसमें खोने के लिए समय नहीं है और खोने के लिए समय नहीं है। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बढ़ा सकते हैं, न हमारे आनंदमय में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। यानी हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें किसी प्रकार के संबंध, अच्छे बुरे के बारे में फर्क करना न बतला सके, तो हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। लेखक कह रहा है कि हमें अपने चारों ओर क्या जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल है ना कि यानी आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेखक फिर आगे कह रहा है कि आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। जान पहचान हम बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है। यानी जो भी युवा पुरुष हैं वो ऐसे अनेक
पुरुषों को पा सकते हैं, युवा पुरुषों को पा सकते हैं जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे और सपाटे में जाए सैर सपाटे में जाएंगे। यानी ऐसे बहुत से मित्र मिल जाएंगे जो नाच गाने देखने जाएंगे, थिएटर फिल्में देखने जाएंगे और घूम भी सकते हैं, भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर सकेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा, और ऐसे लोगों से यदि कुछ हानि नहीं होगी तो इससे कुछ लाभ भी नहीं होने वाला है। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। यानी बताया जा रहा है कि यदि हानि होगी तो बहुत ही भारी होगी, बहुत ज्यादा नुकसान होगा इससे। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा। लेखक कह रहा है कि सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा, अर्थात यदि संगत खराब हो जाएगी तो उस संगत से प्रभाव पड़ने से जीवन ही बेकार हो जाएगा। यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचली युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ गई है, यदि उन सुहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नाविकों से बढ़कर शून्य, निसार और शोचनीय जीवन और किसका है। यानी ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ये सारी बातें बता रहे हैं। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। यानी ऐसे लोग जो अच्छी बातें होती हैं, जो ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, सच्ची बातें होती हैं, उससे बहुत दूर होते हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जात के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों से कोई सौंदर्य नहीं, यानी उनके लिए जो भी फूल पत्ते हैं उनसे कोई सौंदर्य नहीं है, यानी कोई भी सुंदरता उससे नहीं है। झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है उनके अंदर। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति भी नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त रहे, यानी जो अपने में ही मस्त रहें, जिनका हृदय निचासियों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए, यानी ऐसे प्राणियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। फिर आगे लेखक कह रहा है कि मकदूनिया का बादशाह डेमो, यानी कहानी के माध्यम से बता रहा है कि मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। यानी मकदूनिया का जो बादशाह है डेमेट्रियस, वह कभी कभी राज्य का काम छोड़ देता था और अपने 10-5 साथियों के साथ वह विषय वासना में लिप्त रहता था, मस्ती में लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। और लेखक कह रहा है कि एक बार की घटना है कि वह बीमारी का बहाना करके अपना दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसी दौरान उसका जो पिता है वह उससे मिलने के लिए जाता है और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। और एक हंसमुख जवान जो है वह कोठरी से निकल रहा था, निकलते हुए देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझसे मिला। यानी जवान हंसमुख को जब बाहर कोठरी से निकलते हुए यानी उसके पिता देखते हैं तो पूछते, तो वह तुरंत जो है कहता है कि अभी अभी मुझे ज्वर ने छोड़ा है, यानी बहाना करता है। लेकिन उसके पिता कहते हैं हाँ हाँ जो है अभी अभी मैंने उसको देखा है और दरवाजे पर मुझसे मिला था। अर्थात कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। लेखक कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यानी यह केवल सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्या कर देता है, नाश कर देता है। सद्बुद्धि का मतलब होता है अच्छा आचरण। तो केवल इसी का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है।
किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। यानी लेखक कह रहा है कि यदि किसी युवा पुरुष की संगति जो है वह बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान है, अर्थात वह आगे जाने नहीं देगी, जो उसे दिन दिन अवनत यानी गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। और यदि अच्छी होगी संगत तो क्या वो आगे उसको बढ़ाती रहेगी, उन्नति की ओर उठाती जाएगी। फिर आगे लेखक अथवा निबंधकार कहते हैं कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। यानी इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में ही राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। यानी वह जिंदगी भर सराहता रहा अपने भाग्य को और सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते हैं। यानी वह समझ रहा था कि यहाँ पर यानी है ना कि पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बाधक होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी घड़ी भर के साथ भी बुद्धिभ्रष्ट घड़ी भर के साथ के से भी बुद्धिभ्रष्ट हो जाती है। यानी बहुत कम समय के लिए यदि आप साथ करते हैं कुछ संगत लोगों से, दुष्ट लोगों से, तो कहीं न कहीं बुद्धिभ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। यानी उतने ही समय में ऐसी ऐसी बातें उसको बताई जाती हैं जो गलत होते हैं, और गलत बातें हृदय को बहुत जल्दी प्रभावित करती है। यानी उसके अंदर की जो पवित्रता होती है वह नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है, और बुराई जो है अटल भाव धारण कर लेती है और बैठ जाती है। बुरी बातें हमारी धारा में बहुत दिनों तक टिकती हैं, और जो बुरी बातें हैं वह हमारे अंदर बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं, और इस बात को सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फोहर गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। यानी लेखक कह रहा है कि भद्दी जो बातें होती हैं, जो खराब बातें होती हैं, फूहर गीत जो होते हैं, वो आप लोग जानते हैं कि दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाता है। आज के समय में तमाम से गंदे गंदे गाने चलाए जा रहे हैं, इसको भी आप लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि फूहर गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा, लेखक कह रहा है कि एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है। यानी लड़कपन में ही कहीं से वह सुना था कि एक बुरी कहावत सुन गया था या सुना था, तो जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर करना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद, लेखक कह रहा है कि जिन भावनाओं को हम दूर करना रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ। और लेखक कह रहा है कि तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी भी साथी मत बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहर बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ कि फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह देखना कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रख रहा है। यानी लेखक कह रहा है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर किसी भी कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रख रहा है। अर्थात धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएंगी। यानी धीरे धीरे उसकी जो नफरत है उस कीचड़ से या जो घृणा है वह समाप्त हो जाती है, और पीछे तुम्हें उससे चिढ़ना मालूम होगी और उससे फिर नफरत नहीं होगा, क्योंकि तो
आगे देखिए, धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी यह कम हो जाएगी, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हारे अंदर का जो विवेक है वह कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी और तुम्हारे अंदर जो भला बुरा है उसकी भी पहचान नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। और लेखक कह रहा है कि अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। और लेखक अंत में बता रहा है कि इससे बचने का यही उपाय है कि बुरी संगत की छूत से बचो, यानी उससे दूर रहो। और कहा भी गया है, पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे हैं पर लागे हैं। अर्थात कि है ना कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे हैं पे लागे हैं। अर्थात आप चाहे कितनी ही दूध की धुली क्यों न हो, यदि गलत जगह या गलत संगत में जाएंगे तो असर अवश्य होगा। इसलिए इससे बचना चाहिए, बुरी संगत से बचना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, यह लेसन आपका समाप्त हुआ और जब भी ऑफलाइन स्कूल खुलेगा तो फिर इसको एक बार बताया जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में हम समझ रहे हैं कि आप लोग कहीं न कहीं मन से पढ़ते नहीं हैं और पठन पाठन में भी समस्याएं होती हैं। तो एक बार हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों का ऐसे ही प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो प्रिय बच्चों, ऐसे आपका यह क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, है ना, प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मितता नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मितता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हो गया आपका गद्यांश का संदर्भ। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है, लिखना है कि हम लोग कच्ची मिट्टी, यानी जहाँ तक यहाँ तक है तो यहाँ तक ही हम लोग लिखेंगे। यानी लेखक कह रहा है तो लिखेंगे आप व्याख्या में कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। अर्थात जिस तरह से कुम्हार कच्ची मिट्टी को बनाता है, अंदर से और बाहर से ठोकता है, तब उसके बाद सुंदर बनाता है, उसी तरह से हम हैं कि हमको जैसा जो संगत हमको मिलेगी हम उसी के अनुरूप हो जाएंगे। जिसे जो रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। यानी हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है कि उसको बनाने वाले कलाकार चाहे जैसे बना दें, चाहे जैसे उसको ढाल दें, उसी रूप में हो जाता है। उसी तरह से हम लोग हैं कि यदि हम लोगों की संगत अच्छी है तो हम लोग अच्छे होंगे और बुरी है तो हम लोग बुरे हो जाएंगे। यानी ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए क्या है, बुरा है। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, यानी जिनके अंदर हमसे अधिक दृढ़ संकल्प है, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है और उनकी हर एक बात हम लोग बिना विरोध के मान लेते हैं, यानी जो संगत हमारी होती है। तो यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर कह रहा है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो आप आंसर में लिखेंगे कि हमें कुत्सित लोगों का, यानी बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में हम बता दिए हैं। ऐसे ही आपको अदर क्वेश्चन भी देखना होगा।
फिर आगे हम अगले वीडियो फिर बताएंगे आपको अगला चैप्टर। धन्यवाद।